हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। तो आज है हमारा बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। लेकिन सबसे पहले हम बेसिक मैथ्स से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? तो चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये चीज़ पहले से ही पता होगी। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो उस केस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ जो 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक मैथ है, तो मैंडेटरी है आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए। बट यहीं पे अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो उस केस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी, और ये तीनों आपको पढ़ने होंगे। बायोलॉजी में नीट के अंदर 90 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 45 क्वेश्चन जूलॉजी के और 45 क्वेश्चन बॉटनी से होते हैं, और 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे। तो आपको पता है, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ें तो केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री है, वहाँ पे आपको बेसिक लेवल की कैलकुलेशन वगैरह आनी चाहिए पहले से ही। और फिजिक्स में भी आपको पता है, आपको डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, पीवाईक्यूज सब कुछ करने होते हैं। तो क्योंकि हम आगे फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और हम जब यानी उस समय बहुत सारे पीवाईक्यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, तो उस टाइम पे हमें किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो और इन चीज़ों को समझने के लिए डेरिवेशंस, पीवाईक्यूज और क्वेश्चंस के लिए हमको जितनी मैथ्स आनी चाहिए वो हम बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस में कवर करेंगे। ओके, अब बात करते हैं कि हम बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्यों पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहला आंसर तो इसका एक यही है कि यानी इनका यूज़ आगे फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे इनकी बहुत सारी कंडीशंस में आपको देखेंगे बेस सेम होगा उस केस में, यानी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे, और अगर डिवाइड हो रहा है, अगर बेस सेम है तो उस केस में जो एक्सपोनेंट्स होंगे उन माइनस होंगे। एक्सपोनेंट्स का मल्टीप्लाई वाला केस भी आप देखेंगे। तो एक तो इसका सबसे पहला आंसर यही है कि इनका यूज़ आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा होता है। और जो इसका सेकंड यूज़ है वो हम आगे स्लाइड पे देखते हैं। The need for exponents and powers. इसे आप ऐसे समझिए कि अगर मैं यहाँ पे एक 3 डिजिट वाला नंबर लिखता हूँ और एक यहाँ पे लिखता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि क्या आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि 126 इज ग्रेटर देन 100। 126 100 से बड़ा है। आप इन्हें इजीली कंपेयर कर सकते हैं। और यहीं पे आपसे मैं कहूँ कैलकुलेट करने की, आप से अगर मैं मल्टीप्लाई करने कहूँ इन नंबर्स को, तो आप इजीली मल्टीप्लाई भी कर पाएंगे। इन्हें आप इजीली राइट कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। और यहीं पर मैं आपको एक 4 डिजिट वाला नंबर देता हूँ। तो आप इसे भी इजीली रीड कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं इन दोनों में कौन बड़ा है, राइट भी कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक नंबर दूं जिसमें 30, 31, 35, 40, 42 इतने डिजिट्स हैं, इतना बड़ा नंबर।
जैसे कि यहाँ पे सन का मास दिया हुआ है, इसमें वही नियरली 31 के करीब डिजिट्स हैं। तो इस टाइप के नंबर को, अगर इस टाइप के मैं 2 नंबर्स आपको दे दूं, तो आप देखेंगे कि आपको इस टाइप के नंबर को राइट करने में, रीड करने में, इस टाइप के 2 नंबर्स को कंपेयर करने में, ऐसे 2 नंबर्स को कैलकुलेट करने, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है वो है हमारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इन इतने सारे डिजिट्स वाले नंबर्स को एक ऐसी फॉर्म में हम इसकी हेल्प से चेंज करते हैं जिनको रीड करना, राइट करना, कंपेयर करना और कैलकुलेट करना इजी होता है। और ये कैसे होता है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो देखते हैं स्लाइड पे क्या लिखा है। इन मैथमेटिक्स एंड साइंस वी फ्रीक्वेंटली डील विद एक्सट्रीमली लार्ज एंड एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यानी कुछ इतने बड़े नंबर्स हैं जिनमें हम जिनको रीड करने, राइट करने, कंपेयर करने और कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। सेम इसी तरीके से कुछ ऐसे बहुत छोटे नंबर्स भी होते हैं, उनमें भी हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का मास। ये इतना छोटा नंबर है, इसको अगर आप राइट करेंगे या रीड करेंगे, कंपेयर करेंगे, या कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कभी कैलकुलेशन हम करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को हम का स्क्वायर या क्यूब करें, तो उस केस में इनको 2 टाइम्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और इतने बड़े नंबर को लिखेंगे अगर हम, तो ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसीलिए हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर का यूज़ करके इसको एक डिफरेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, जिससे हम इजीली रीड कर सकते हैं जिसको, और राइट कर सकते हैं, कंपेयर और कैलकुलेट कर सकते हैं। In mathematics and science, we frequently deal with extremely large and extremely small numbers. For example, the mass of the sun is approximately, जो नीचे दिया हुआ है. Also, the mass of an electron is approximately, जो हमें ये दिया हुआ kg में. Such numbers are difficult to read, difficult to write, difficult to compare, difficult to use in calculations. To overcome these difficulties, we use exponents and powers, which provide a shorter and more systematic way of writing numbers. Okay? अब आप एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000. ओके, तो क्या हम 1000 को इस तरीके से 10 इंटू 10 इंटू 10 इस तरीके से लिख सकते हैं? यस. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 10 है 3 बार आया है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ. 10 लिखा बेस में, और ऊपर कितनी बार आया? 3 बार. तो 3 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ. तो ये जो एक फॉर्म जी बनी है, इसको हम इस 1000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. ओके, यानी कि ये 10 जो नीचे बेस में लिखा हुआ है और इस तरीके से ऊपर 3 लिखा हुआ है, ये फॉर्म इस 1000 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है.
अब ये चीज़ देखिए, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इसमें जो ये नीचे 10 लिखा है, इसको हम बोलते हैं बेस। ओके, और ये ऊपर 10 के ऊपर जो 3 है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। और इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो है 10 नीचे लिखा हुआ है, इसको हम बेस बोलते हैं, और ऊपर 3 लिखा है एक्सपोनेंट, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पावर। मे भी आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि इस पूरे एक्सप्रेशन को क्योंकि हम पावर बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कई बार हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से पढ़ देते हैं कि 10 की पावर 3, 10 रेज टू दी पावर 3। भले ही हम वैसे पढ़ते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको टेक्निकल वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। इसमें जब ये पूरा एक्सप्रेशन होता है, इसको पावर बोलते हैं। जो जो नीचे 10 लिखा है, इसको बेस बोलते हैं, और ऊपर जो 3 लिखा है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जिससे कि अगर हमसे कोई पूछ ले इस तरीके से कि बेस कौन सा, एक्सपोनेंट कौन सा, तो पावर कौन सा है, तो हमको पता हो। तो उसके लिए ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो नीचे 10 है वो बेस है, ऊपर 3 है, जो एक्सपोनेंट है। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम पावर बोलते हैं। ओके, लेकिन हाँ, हम पढ़ इसी तरीके से देते हैं कि 10 की पावर 3, 10 रेज टू दी पावर 3। लेकिन कोई आपसे पूछे, उस टाइम पे आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, तो इसलिए हमने आपको ये चीज़ बताई है। और ये चीज़ 7th 8th क्लास की एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, हम वहाँ पे भी देख सकते हैं। Base, exponent and power. In this expression, 1.48 into 10 raised to the power 27, 10 is called the base। यहाँ पे जो 10 है इधर लिखा हुआ है, जब वो बेस है, और 27 is called the exponent, and 10 raised to the power 27 is called a power. Okay, the exponent indicates how many times the base is multiplied by itself। तो एक्सपोनेंट्स यहाँ पे क्या बताता है कि जो बेस है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। 10 to the power 27 मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 27 टाइम्स। यानी कि ये चीज क्या बता रही है, अभी यहाँ पे 10 टू द पावर 27 लिखा है, जी यहाँ पे 27 जो एक्सपोनेंट है वो हमें बता रहा है कि 10 खुद से 27 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, 2 का स्क्वायर लिखूं, तो इसका मतलब क्या कि एक्सपोनेंट यहाँ पे बता रहा है जो बेस है वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। और यहीं पे अगर मैं 2 का क्यूब लिखूं, तो इसका मतलब, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे जो 3 है वो क्या बता रहा है कि 2 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। एन एक्सपोनेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। यानी कि जो एक्सपोनेंट होता है, ये मैंने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, और यहाँ पे जो m है वो एक्सपोनेंट है। और ये एक्सपोनेंट
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, 1/2, 1/3 इस टाइप का भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट, if n is a positive integer, a की पावर n is equal to a का खुद से n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, एग्जाम्पल, अब यहाँ पे यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा है, इसी को हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बता दिया। अब क्या दिया है यहाँ पे, 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 बेस है, 3 एक एक्सपोनेंट है और जो एक्सपोनेंट कैसा है, पॉजिटिव है। फाइव का स्क्वायर, यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट भी पॉजिटिव है। ओके, मीनिंग द बेस इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ n टाइम्स, वो तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आगे देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट का एग्जांपल। नेगेटिव एक्सपोनेंट, इफ n is a positive integer, a की पावर माइनस n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n होता है। ओके, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं, यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर -3 लिखा है। अब इसको हम जब कभी भी, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है हमारा एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट कैसा है, ये है नेगेटिव। ओके, और जब कभी भी इस तरीके से ये पूरा एक्सप्रेशन दिया होता है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 और बेस को वैसे का वैसे ही लिखेंगे और जो ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है बस उसका साइन चेंज हो जाता है। ओके, सिमिलरली आप इसको देखिए, 5 रेज टू द पावर -2, यहाँ पे भी ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2 पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ, बस हमने साइन चेंज कर दिया। मीनिंग a negative exponent represents the reciprocal of the positive power। ओके, तो जब भी हमें इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन मिलता है जिसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 3। अब यहाँ पे आप ऐसे देखिए, अभी हमने पीछे एग्जांपल देखे कुछ इस तरीके के, वो कुछ ऐसे थे कि 4 की पावर -2, जिसको हम इस तरीके से 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ओके, लेकिन यहीं पे जब ये इस तरीके से लिखा होता 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर -2, तो इस केस में जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो 4 को बेस में हम ऐसे ही लिखते हैं और ये एक्सपोनेंट 2 लिखेंगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि आप समझ रहे होंगे, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं 1 अपॉन करके लिखते हैं तो साइन चेंज करा, और जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइन चेंज करके हम इस तरीके से
लिख देते हैं। आइए एक आधा एग्जाम्पल से और समझते हैं। अब यहीं पे मैं लिखूं तो जब मैं यहाँ पे इस वाले केस में ऊपर से नीचे आता हूँ, लेके जाता हूँ, 1 करके लिखूंगा, तो 8 की पावर यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके। और यहीं पे जब हम यहाँ पे नीचे से ऊपर जाते हैं तो इस केस में जो एक्सपोनेंट नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम बात करेंगे जीरो एक्सपोनेंट की। फॉर एनी नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो उसके लिए क्या होता है कि कोई भी नंबर है, सपोज ये हमारा कोई नॉन जीरो नंबर है और उसके अगर एक्सपोनेंट जो ऊपर लिखा हुआ है वो जीरो हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, 7 है जो एक नॉन जीरो नंबर है, इसके ऊपर अगर एक्सपोनेंट जीरो लिखा है इस तरीके से तो इसकी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली 100, और यहाँ पे एक्सपोनेंट जीरो है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। यानी कि बेस में कोई भी नंबर हो और उसका ऊपर जो जो एक्सपोनेंट है वो जीरो लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये 1 कैसे होती है तो इसके लिए एक पैटर्न देखते हैं। मे बी आपके टीचर्स ने जब आपने 7th 8th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जैसा 7th 8th क्लास में ही है, तो आपके टीचर्स ने शायद आपको बताया हो। अगर नहीं भी बताया तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ी समझने में हेल्प मिलेगी। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2⁴, 2³ 2²। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2⁴, इसका मतलब क्या, 4 जो ऊपर एक्सपोनेंट है वो क्या बोल रहा है, 2 का मल्टीप्लिकेशन खुद से 4 बार, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 16। ओके। 2 का क्यूब की वैल्यू 8, 2² 4 और इसकी वैल्यू 2। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है 4 से 3 हुआ, इसकी वैल्यू 1 गिरी और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हाफ हो गई, 16 से 8 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे देखिए वैल्यू 1 गिरी, ये अगेन हाफ हो गया, फिर वैल्यू 1 कम की हमने, फिर ये अगेन हाफ हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे एक्सपोनेंट की वैल्यू हम 1 कम कर रहे हैं तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो हाफ होती जा रही है। सिमिलरली अब आप खुद बताइए कि अगर मैं यहाँ पे 1 से 0 पे आता हूं तो फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, तो अगेन ये वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो 2 का हाफ 1। एंड सिमिलरली अगर हम जो अब 0 से और नीचे जाएंगे तो फिर क्या आएगा, -1, तो फिर
वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसकी, अगेन हाफ कर दें, 1 का 1/2। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे इस वाले केस में यहाँ पे 2 बेस है, 0 एक्सपोनेंट है और इसकी वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि अगर कोई नॉन ज़ीरो नंबर है और उसकी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, if the exponent is a fraction, ये कुछ हमें एग्जांपल दिए हैं फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट के। फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट आप समझ सकते हैं, एक ए यहाँ पे बेस है तो, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होंगे वो कुछ इस तरीके से 1/2, 1/3 इस तरीके से होते हैं। ओके, और इसी को हम स्क्वायर रूट बोल देते हैं और ये वाला हमारा क्यूब रूट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द एक्सपोनेंट इज अ फ्रैक्शन ए की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू का स्क्वायर रूट और ए की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए। जनरल रूल, ए की पावर m अपॉन n इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ ए की पावर m। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन दिया है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे आपको एक रूल पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो 16 के ऊपर एक्सपोनेंट 1/2 लिखा है और जो पूरा ब्रैकेट के ऊपर ये लिखा है, इस केस में हम इन एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या, 1/2, जैसे हमने आपको बताया इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट उसकी पावर 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, 4 का क्यूब 64। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे ये 9 की पावर 1/2 दिया हुआ है, जो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और 8 का क्यूब रूट 2। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर 2 का कितना होता है, 3 का कितना होता है, इनके क्यूब कितने होते हैं और क्यूब रूट कितने होते हैं। 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का क्यूब रूट पूछेंगे, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट पूछेंगे तो वो 2 होगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ओके, 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब रूट 2, 3 का क्यूब 27, 27 का क्यूब रूट 3। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब क्या है, क्यूब रूट क्या है। ओके, हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और ये हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट हम पहले यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, अगर आप चाहें तो उसे जाके वहाँ पर देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। तो चलिए आगे चलते हैं।
कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए अब इसको समझते हैं। अब इधर ये जो नंबर दिया हुआ है जिसमें इतने सारे डिजिट्स हैं, ऐसी फॉर्म को अक्सर हम यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। और जब हम इस फॉर्म को इस टाइप की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इस यूजुअल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज किया, ये हम आगे समझते हैं। हम अब एक नंबर लेते हैं। अब ये एक नंबर है जिसमें हमें कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं दिख रहा। तो इस केस में जब हमें कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं दिखता है तो हम लास्ट में पॉइंट मान लेते हैं। और अब हम इस पॉइंट को पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। ये कैसे होता है देखिए। मान लीजिए अब 1482 के बाद में जो पॉइंट है इसको मैं 1 डिजिट राइट से लेफ्ट साइड में लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 148.2। और फिर हम एक डिजिट आगे आए हैं तो इसको हम फिर इस तरीके से लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके 10 को बेस में लिखेंगे। अब कितने डिजिट पीछे से आगे आए हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, एक डिजिट, तो हम इसके ऊपर इस तरीके से 1 लिख देते हैं। और यहीं पे अगर हम इस पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाते तो क्या होता 14.82। फिर हम क्या करते हैं इंटू करके 10 बेस में, और क्योंकि और हम कितने डिजिट पीछे से आगे की तरफ आए राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, टू डिजिट, तो हम ऊपर एक्सपोनेंट 2 लिख देंगे। और अगर यहीं पे हम इस पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 3 डिजिट लेके जाएं तो हम इसको लिखते हैं 1.482। अब आपको शायद समझ में भी आने लगा होगा। अब हम कितने क्या लिखेंगे 10 के ऊपर एक्सपोनेंट कि पीछे से 3 डिजिट आगे की तरफ आया है, तो हम इसको लिख देते हैं इस तरीके से 3। अब हम एक और नंबर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट इस तरीके से लगा हुआ है।
क्या होता है जब हम इस पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाते हैं, आगे से पीछे की तरफ लेके जाते हैं। सपोज हम इसको 1 डिजिट लेके जाते हैं अभी, उस केस में क्या होगा? ये हो जाएगा 9.892। इधर हम पहले की तरह मल्टीप्लाई करके 10 लिखेंगे। और कितने डिजिट हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ गए? एक। तो एक लिखेंगे। बस अब की बार हम यहाँ पे लिखते हैं -1। ओके, यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट है। और अगर मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ टू डिजिट पॉइंट को शिफ्ट करूं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 98.92 इंटू 10⁻⁴। लेफ्ट से राइट की तरफ टू डिजिट गए तो ऊपर 2 लिखेंगे और ये नेगेटिव होगा। ओके, तो आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि जब हम पीछे से आगे की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो 10 को बेस में लिख के उसके ऊपर उतना ही एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखते हैं जितने डिजिट हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किए, और वो एक्सपोनेंट होता है पॉजिटिव। और यहीं पे जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो 10 को बेस में लिख के जो ऊपर एक्सपोनेंट लिखते हैं वो नेगेटिव लिखा जाता है। और उस एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। और जितने जितने डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होंगे उतना ही उस एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी। अब एक एग्जांपल और ले। ओके, और यहाँ पे पॉइंट क्योंकि इस नंबर में नहीं था तो हमने लास्ट में मान लिया। अब मैं पीछे से एक डिजिट आगे की तरफ शिफ्ट करता हूँ पॉइंट को, तो हम इसको 126.2 लिखेंगे इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 1 शिफ्ट किए और एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। अब हम पॉइंट को पीछे से आगे की तरफ दो डिजिट शिफ्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.62 इंटू 10⁻⁴। कितने डिजिट शिफ्ट किए हमने पीछे से आगे? 2। और क्योंकि हमने पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट किया है राइट से लेफ्ट की तरफ, तो एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और यहीं पे अब हम इसको शिफ्ट करते हैं 3 डिजिट शिफ्ट करते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.262 इंटू 10⁻⁵। ओके, अब आप कम से कम इतना तो समझ ही गए होंगे कि पॉइंट को किस तरीके से शिफ्ट किया जाता है। कि पीछे से जब आगे जाएंगे तो 10 को बेस में लिख के जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है वो जितना हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं उतना लिखते हैं और वो पॉजिटिव होगी। और यहीं पे जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आगे से पीछे जाएंगे तो एक्सपोनेंट की
वैल्यू जितना शिफ्ट करेंगे उतनी होगी और नेगेटिव होगी। ओके, लेकिन अब हम यहाँ पे जैसे हमने ये नंबर लिया, इसमें एक में हमने एक डिजिट शिफ्ट किया है, ओके, एक में दो डिजिट शिफ्ट किया है और एक में तीन डिजिट शिफ्ट किया है। तो क्या ये तीनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है? इसमें एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है जे वाली, ये वाली, ये। ओके, अब कैसे? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम आपको बताते हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ये जो ए है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल, 1 से बड़ी और 10 से छोटी होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे ये जो n है, ये n एक इंटीजर होता है। ओके, अगर n एक इंटीजर है और ये एक ही वैल्यू एक के बराबर, एक से बड़ी और 10 से छोटी, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रही है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब आइए, अब इधर हम देखते हैं। अब ये जो यहाँ पे हमने पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट किया है पीछे से आगे की तरफ, इसमें जो 10 के ऊपर जो जो एक्सपोनेंट लिखा है 1, ये तो चलो एक इंटीजर है, लेकिन ये जो ए है उधर क्या था कि 10 से छोटा होना चाहिए, ये 126.2 है, तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखते हैं सेकंड वाली को। इधर एक्सपोनेंट इंटीजर है लेकिन ए की वैल्यू 12.62, ये भी 10 से बड़ी है, 10 से छोटी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाले को। अब थर्ड वाले में क्या है, एक्सपोनेंट इंटीजर है, ओके। सेकंड, और जो मुझे एक ही वैल्यू दी है, ये एक से तो बड़ी है और 10 से छोटी है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये वाली हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके से पॉइंट को पीछे से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट किया जाता है और किस तरीके से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया जाता है। और स्टैंडर्ड हम जब यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी नंबर को चेंज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस लगती हैं। ओके, अब चलिए पीछे स्लाइड पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कन्वर्टिंग इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ओरिजिनल नंबर जो ये नंबर दिया है और ये सन का अप्रोक्सीमेट मास है जो केजी में है। अब इसको किस तरीके से यूजुअल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं इसमें बताया गया। प्लेस द डेसिमल पॉइंट एट द एंड, जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आपको कहीं भी पॉइंट दिखाई ना दे तो उसके लास्ट में आप पॉइंट मान लें। मूव द डेसिमल पॉइंट टुवर्ड्स द लेफ्ट
till only one non-zero digit remains on the left side. ओके, लेफ्ट साइड में केवल एक ही नॉन जीरो नंबर रहना चाहिए आफ्टर शिफ्टिंग। तो ये जो नंबर है वो 1.989 आपको दिखाई दे रहा है इसमें, और पॉइंट के बाद हम वही 2 3 मैक्सिमम इतने नंबर से लिखते हैं। द डेसिमल पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड 30 places to the left. Since the decimal point was shifted 30 places to the left, the number is written as 1.989 into 10 raised to the power 30, क्योंकि हम उसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हमने 30 डिजिट उस नंबर में शिफ्ट किया, तो 10 हमने लिखा बेस में और एक्सपोनेंट की वैल्यू 30 लिखी, और ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हमने शिफ्ट किया है। दिस फॉर्म इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, exponential form, scientific notation. All three terms refer to the same method of representing numbers. Okay. Meaning of standard form: a number is said to be in standard scientific form if it is written as a into 10 raised to the power n, where जो a की वैल्यू है वो 1 के इक्वल, 1 से बड़ी और 10 से छोटी होगी, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। और n यहाँ पे एक इंटीजर है, a है 1.989 और n की वैल्यू है 30। ओके, अब जैसा कि हमने कल आपको बताया था अपने फर्स्ट पार्ट में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, कि जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और फ्रैक्शनल भी होते हैं, इस टाइप के। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती है वो एक इंटीजर होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नोट, in a standard scientific form the exponent is always an integer because the decimal point shifts complete places either to the left or to the right। यानी कि वो आप इसको ऐसे देखिए, अब हमने उधर एग्जांपल दिए वहां से समझते हैं। अब कोई भी नंबर है, जैसे आप इसी नंबर को देखिए, ये नंबर है, यहाँ पे कोई भी नंबर है, चाहे आप पीछे से आगे शिफ्ट करिए या आगे से पीछे शिफ्ट करिए, इसमें आप एक कंप्लीट नंबर शिफ्ट करेंगे, या तो ऐसा होगा कि आप बिल्कुल भी शिफ्ट ना करें, जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1.989, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे शिफ्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये जो ए की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 10 से छोटी है, और 10 के ऊपर अगर हम 0 लिख दें तो इसकी वैल्यू आपको पता ही है वो क्या होगी, वो हो जाती है 1।
तो इससे कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं अगर मैं 10 की पावर 0 यहाँ पे लिख दूँ। ओके, तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पे जो n है वो इंटीजर है, यानी कि हमने यहाँ पे बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं किया। और यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें मुझे एक डिजिट आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट होना है, तो हम लिख देंगे 19.89 आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट हुए 10 रेज टू द पावर -1। ओके, क्योंकि हम आगे से पीछे शिफ्ट किया है तो हमने एक्सपोनेंट लिखा -1। तो ये भी एक इंटीजर है। अब चाहे मैं अब पीछे से आगे आ जाऊं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 0.1989 10 रेज टू द पावर 1, क्योंकि पीछे से एक डिजिट आगे आए। तो आपने तीनों ही केस देखे, एक में हमने बिल्कुल भी पॉइंट को शिफ्ट नहीं किया, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट एक इंटीजर था। जब हम आगे से पीछे की तरफ गए तब भी इंटीजर। आप 2 जाओगे तो -2 3 जाओगे, इस तरीके से कोई भी नंबर हो जितने डिजिट जाओगे उतने माइनस में 1 2 3 -1 -2 -3 -4 ऐसे एक्सपोनेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसी तरीके किसी नंबर में जब आप पीछे से आगे आ रहे हो तो तो पॉजिटिव में 1 2 3 4 इस तरीके से होगा, यानी कि हम एक कंप्लीट नंबर शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें इंटीजर सॉरी उसमें जो n होता है ना उसकी वैल्यू एक इंटीजर होती है, यानी कि वो 0 हो सकता है -1 -2 -3 -4 या फिर पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6। इस केस में वो ना फ्रैक्शनल नहीं होगा, जैसे कि हमने बताया कि एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, क्योंकि हम शिफ्ट कंप्लीट नंबर में करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं करते कि यानी 1.5 की 1.5 डिजिट शिफ्ट कर हो जाए पीछे से आगे की तरफ, जिससे कि जो एक्सपोनेंट उसकी वैल्यू 3/2 हो जाए। ना हम आगे से पीछे की तरफ इस तरीके शिफ्ट करते हैं कि 1.5 डिजिट या फिर 2.5 डिजिट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाओ, जिससे उसकी वैल्यू जो एक्सपोनेंट की वो माइनस का 3/2 या फिर माइनस का 5/2 हो जाए। ओके, तो इसलिए बोलते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो n होता है वो एक इंटीजर होता है, यानी उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, पॉजिटिव का 1 2 3 4 और या फिर माइनस का 1 2 3 4। वो डिपेंड करेगा कि आप साइन उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप पीछे से आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं या फिर आगे से पीछे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इन स्टैंडर्ड फॉर्म द एक्सपोनेंट इज ऑलवेज एन इंटीजर बिकॉज द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स कंप्लीट प्लेसेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। चलिए आगे चलते हैं। रूल ऑफ द डेसिमल पॉइंट। When converting a number into standard form, the decimal point is shifted to obtain a number between 1 and 10. The exponent indicates how many places the decimal point was shifted. Rule: if the decimal point is shifted to the left, the exponent is positive. If the decimal point is shifted to the right, the exponent is negative. In this case, the decimal point was shifted 30 places to the left, therefore the exponent is +30। ये सारी चीज हम आपको बता चुके हैं। और जी +30 वो इस सन के मास वाला एग्जाम्पल का है, क्योंकि उसमें हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 30 डिजिट शिफ्ट किया था, जिससे उसकी वैल्यू हो जाती है 1.989 इंटू 10⁻30। और क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होती है। ओके, हेलो एवरीवन।
तो आज है हमारा बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस का थर्ड लेक्चर। जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और ये हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट थर्ड होगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रोडक्ट रूल। Here we have two exponential terms with the same base। एक एक्सपोनेंशियल टर्म ये है और दूसरा एक्सपोनेंशियल टर्म ये है। इसको हम पावर भी कहते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस क्या होता है और पावर क्या होता है। तो अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो तो अगर आप चाहें तो हमारे बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस के लेक्चर फर्स्ट, जो हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट 1 है, उसे जाके देख सकते हैं। तो क्या होता है जब दो पावर्स विद द सेम बेस होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है दो पावर्स हैं जिनका बेस सेम है, दोनों जगह पे बेस ए है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है। तो उस टाइम पे हम बेस को वैसी का वैसी लिखते हैं और एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। और यही है हमारा प्रोडक्ट रूल। ओके, अब ये हमें एग्जाम्पल जो फर्स्ट दिया हुआ है उसको देखते हैं। 2 raised to the power 3 and 2 raised to the power 4। टू रेस टू दी पावर 3 इंटू 2 रेस टू दी पावर 4। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, जैसे कि उधर दिया हुआ था, ए रेस टू दी पावर एम एंड ए रेस टू दी पावर एन को हमने कैसे लिखा था, जो बेस था उसको वैसी के वैसी लिखा था और जो एक्सपोनेंट थे उनको ऐड कर दिया था। अब सेम हम यही करेंगे। अब यहाँ पे जो बेस है वो 2 है, जो दोनों सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इस बेस को हम वैसी के वैसी लिख देंगे 2 को, और जो एक्सपोनेंट्स हैं इनको हम ऐड कर देंगे। 4 एंड 3, 4 + 3 हमारा हो जाएगा 2 रेस टू द पावर 7। ओके, और सेकंड वाला एग्जांपल जो हमें दिया हुआ है वो है x रेस टू द पावर 2 एंड x रेस टू द पावर 5। तो यहाँ पे बेस सेम है तो बेस को हम वैसे के वैसे लिख देंगे और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। अभी हमारा हो गया x रेस टू द पावर 7। थर्ड वाला जो हमारा है उसे यहीं देख लेते हैं। बेस सेम है तो बेस वैसी का वैसी लिख दिया जाएगा और एक्सपोनेंट्स हैं वो हमारे ऐड हो जाएंगे। 6 +
-2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 + -2 = 5⁴ यही यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे ये फोर्थ वाला एग्जांपल है, बेस दोनों का सेम है, ए है, ए वैसी का वैसी लिखा जाएगा और एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो a⁶ हो जाएगा ये। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ m⁻² इंटू m⁻³ इंटू m⁻⁴, तो ये कैसे लिखा जाएगा, बेस को हम वैसे के वैसे लिख देंगे और तीनों ही बेस सेम है जो m है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। 2 + 3 + 4, तो ये हो जाएगा m⁻⁹ ओके। 2m 2 2⁻², इक्वल टू, ओके। अब इसे करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, जी हो जाएगा 2m+2 को 2⁻15 हो जाएगा ये, क्योंकि 2m+2 इक्वल है 2⁻15 के, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो इनके इक्वल होने के लिए जो एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं ऊपर m+2 और 15, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब मैं अगर आपसे m की वैल्यू निकालने की कहूँ तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, m+2 इक्वल होगा 15 के, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, ओके। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। 6⁻³ इंटू 6⁻n इक्वल्स टू 6⁻³ इंटू 6⁻3। तो अब आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब हम इसे कैसे करेंगे, n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बेस सेम है तो उसे वैसे ही लिख देंगे और एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, इक्वल, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स को ऐड करेंगे, 3 and 3 6, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के और यहाँ पे बेस भी सेम है, तो उस केस में 3 + n इक्वल होगा 6 के, तो n की वैल्यू होगी 6 - 3 जो होगी हमारी 3, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
डिवीजन रूल। तो इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a raised to the power m and a raised to the power n। यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल टर्म दी हुई है जो न्यूमरेटर में लिखी है, और एक एक्सपोनेंशियल टर्म दी है जो डिनोमिनेटर में लिखी है। तो इसमें क्या है, दोनों ही बेस सेम है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो बेस सेम है बेस को हम ऐसी के ऐसी लिख देते हैं, और जो ऊपर वाला एक्सपोनेंट है उसमें से नीचे वाला एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे। ये डिवीजन रूल यही बोलता है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, टू रेस टू द पावर 7 अपॉन टू रेस टू द पावर 3। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस को हम वैसे के वैसे लिखेंगे, 7 माइनस 3, जो हमारा हो जाएगा टू रेस टू द पावर 4। ओके, जो दिया है यहाँ पे। ओके, सिमिलरली सेकंड वाला है। तो इस सेकंड वाले में क्या करेंगे, हम बेस वैसी के वैसी एक्स लिख दिया जाएगा, और ऊपर वाले जो एक्सपोनेंट 6 में से माइनस कर देंगे 2, तो जो हो जाएगा हमारा एक्स रेस टू द पावर 4। अब थर्ड वाला देखते हैं, 5 रेस टू द पावर 4 अपॉन 5 रेस टू द पावर 6। 5 रेस टू द पावर 4, 5 रेस टू द पावर 6। इसमें हम क्या करेंगे, बेस वैसी के वैसी लिखा जाएगा, 4 माइनस 6। तो ये हमारा हो जाएगा, 4 में से 6 जाएंगे तो आएगा माइनस का 2। ओके, 5 रेस टू द पावर माइनस 2। और फोर्थ एग्जांपल है ए रेस टू द पावर 5 एंड ए रेस टू द पावर 5। बेस सेम है, 5 माइनस 5 0, और क्योंकि एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 है तो ए रेस टू द पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं आपसे कहूँ 2.3 के ऊपर एक्सपोनेंट 2 लिखते हैं, 2.3, तो ऐसा कैसे करेंगे, ये बेस 2.3 है और ये भी बेस 2.3 है, तो 2.3 को हम वैसे का वैसे लिखेंगे, और 2 माइनस 5 हो जाएगा हमारा -3। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैं आपको दूं 2 रेस टू द पावर m, 2 रेस टू द पावर 2 इक्वल्स टू
2 raised to the power 2 into 2 raised to the power 5. तो इसे हम कैसे करेंगे? डिवीजन रूल के हिसाब से। बेस क्योंकि दोनों का ही सेम है, 2 है, तो 2 को वैसे के वैसे लिखेंगे हम, और ऊपर वाले एक्सपोनेंट में से नीचे वाले को माइनस कर देंगे। और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, बेस सेम है, ये दो पावर्स हैं, 2 पावर्स विद द सेम बेस, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस को वैसे के वैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। क्योंकि LHS इक्वल है RHS के और बेस दोनों का सेम है, तो m-2 7 के इक्वल होगा, m-2 इक्वल 7। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं इसी टाइप का। 6 raised to the power a into 6 raised to the power 2 upon 6 raised to the power 3। इधर लिखते हैं 6 raised to the power 2 6 raised to the power 3। इधर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 बेस सेम है, a प्लस 2 a प्लस 2 अपॉन 6 raised to the power 3 equals to 6 3 plus 2 5। अब क्योंकि बेस सेम है तो हम 6 को वैसे कैसे लिखेंगे, a प्लस 2 माइनस 3 इक्वल 6 raised to the power 5। अब यहाँ पे क्योंकि LHS इक्वल है RHS के और बेस भी दोनों का सेम है, तो a प्लस 2 माइनस 3 इक्वल होगा 5 के। तो आप अब यहाँ पे इजीली a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a जो हो जाएगा माइनस का 3 है एंड प्लस का 2 है, जो हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू हो जाएगी 6। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 3 raised to the power 2 into 3 raised to the power 4 3 raised to the power 5।
इक्वल 3 रेज टू द पावर ए। तो चलिए इसे करिए। इसे करके देखें एक बार क्या आता है, और कमेंट में एक ही वैल्यू लिखें। तो आपने कर लिया होगा। चलिए चेक करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमरेटर में बेस सेम है 3 को हम वैसे ही लिख लेंगे 4 + 2 6 हो जाएगा अपॉन 3 रेज टू द पावर 5 इक्वल 3 रेज टू द पावर ए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बेस सेम है, 6 - 5 1 हो जाएगा 3 रेज टू द पावर ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आइए अब इसे समझते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि ये एक बेस लिखा हुआ है और ये ऊपर एक्सपोनेंट है, और हम ऐसा ब्रैकेट क्लोज करके एक ऊपर एक्सपोनेंट और लिखते हैं। तो इस केस में बेस को हम वैसे लिखते हैं, और ये एक्सपोनेंट हैं जो m और n, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इधर दिया हुआ है 2 रेज टू द पावर 3 और ब्रैकेट के ऊपर भी एक और एक्सपोनेंट 2 है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे से समझते हैं। 2 रेज टू द पावर 3 ब्रैकेट के ऊपर इस तरीके से 2 लिखा हुआ है। अब मैं आपसे एक चीज कहूँ कि मान लीजिए a इक्वल है 2 रेज टू द पावर 3, तो क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये जो दिया हुआ है मुझे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टू रेज टू द पावर 3 को e लिख दूंगा और इधर 2 लिख दूंगा। ओके, तो इस चीज का मतलब क्या है, जो एक्सपोनेंट 2 है वो क्या बता रहा है कि जो बेस है वो खुद से 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो अब मैं इस एक्सप्रेशन को दोबारा से एक ही जगह पे 2 रेज टू द पावर 3 लिख दूं, इनटू फिर एक ही जगह पे 2 रेज टू द पावर 3 लिख दूं। बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, ये 2 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको ऐसा समझा दिया, हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि अब ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये चीज हमें पीछे पीछे बताई हुई थी कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को, ये जो हमें दिया हुआ है ये पूरा, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 2 को वैसी का वैसी लिख लेते हैं। थ्री और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 6। ओके, और यहीं पे अगर मैं आपसे कहूँ 2 रेज टू द पावर 4 और लिख देता हूँ 4, तो कैसे इसे कैसे करेंगे, 2 को वैसे के वैसे लिख देंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हो जाएगा हमारा 2 रेज टू द पावर 16। और वैसे भी देख लेते हैं, अगर मैं इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये 4 जो एक्सपोनेंट है वो क्या बता रहा है कि जो बेस है, इसके लिए ये पूरा बेस है, ये खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 रेज टू द पावर 4, क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे 4, 8, 12, 16। तो ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके,
अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे 2 और 2, ये जो बेस दिए हुए हैं वो सेम है, इसको हम वैसे का वैसे लिखते हैं और ये हो जाएगा m-2। ओके, अब ये चीज़ें कैसे हो रही हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 अपॉन, यहाँ पे बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 3 एंड 2, 3 + 2 5 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 m - 2 इक्वल्स टू 2 4 - 5 - 1। अब यहाँ पे बेस सेम है, तो ये m - 2 और ये -1 इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं m - 2 इक्वल होगा -1 की, तो ये m की वैल्यू होगी 2 - 1, जो हो जाएगा m = 1। ओके, यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जब भी इस तरीके से को a और b दिए हुए हैं और ऊपर एक एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, तो इसको हम किस तरीके से ओपन करते हैं, को जो जो एक्सपोनेंट है इसको हम a के ऊपर भी लिखेंगे, a⁻m इंटू करके b⁻m। ओके, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है 2 इंटू एक्स, एक्सपोनेंट है तो ये हो जाएगा 2⁻³ इंटू x⁻³। अब 2 का क्यूब 8 होता है, 8 इसको हम ऐसे लिख देंगे, तो ये हो गया पूरा हमारा 8x³। वही यहाँ पे दिया भी हुआ है। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल है वो भी इसी टाइप से होगा। थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a²। ओके, सिमिलरली ये x⁻⁴ इंटू y⁻⁴, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। ये हो जाएगा 5² इंटू m² इंटू n², खोलेंगे जब, फाइव स्क्वायर कितना होता है
25 एम स्क्वायर को हम ऐसे लिख देंगे, एन स्क्वायर को भी ऐसे लिख देंगे, तो ये पूरा हो जाएगा 25 एम स्क्वायर एन स्क्वायर। वही यहाँ पे दिया भी हुआ है। चलिए आगे एक एग्जांपल और करते हैं। चलिए इस एग्जांपल को करते हैं। अब ये जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 रेज टू द पावर m इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 2। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2 माइनस m, और ये होगा 2 रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 0। टू माइनस m इक्वल्स टू 2। ओके, m को उधर लेके गए, पॉजिटिव का हो गया 2, उधर से 2 लाएंगे जो माइनस का हो जाएगा। तो m की वैल्यू हमारी हो गई 0। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इसे समझते हैं। तो हमने पीछे क्या देखा था, जब a इंटू बी दिया होता है और ऊपर इस तरीके से कोई एक्सपोनेंट m लिखा होता है, तो हम इसे इस तरीके से लिखते हैं a रेज टू द पावर m इंटू बी रेज टू द पावर m। सिमिलरली हम इस केस में करते हैं, जब a न्यूमरेटर में लिखा है, b डिनोमिनेटर में लिखा है और इस तरीके से एक एक्सपोनेंट m लिखा है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a को वैसे के वैसे लिखेंगे और ऊपर एक्सपोनेंट m अपॉन b को वैसे का वैसे लिखेंगे और ऊपर एक्सपोनेंट m। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं जो ये दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल में 2/3 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा हो जाएगा 4/9। ओके, वही आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है। सिमिलरली सेकेंड वाले में x/y का होल क्यूब, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x³ अपॉन y³। ओके, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। जिस तरीके हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 अपॉन इसकी वैल्यू 1, जो कि हमारा क्या हो गया 1। ओके,
चलिए इस एग्जाम्पल को और देखते हैं। 4/5 रेस टू द पावर -1, तो ये कैसे हो जाएगा? 4 रेस टू द पावर -1 अपॉन 5 रेस टू द पावर -1। तो हम इसको नीचे लेके जाते हैं और इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो क्या होगा? जब 4 नीचे आएगा तो वैसे के लिए वैसे लिखा जाएगा, एक्सपोनेंट भी वैसे का वैसे ही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। इसी सिमिलरली जब 5 रेस टू द पावर -1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो वेस को वैसे के वैसे लिखा जाएगा, तो एक्सपोनेंट ये उतना ही लिखा जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 5/4। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। 2 रेस टू द पावर m अपॉन 3 रेस टू द पावर m is equals to 2/3 रेस टू द पावर 2। चलिए इसे करते हैं। क्या हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं? 2/3 पर एक्सपोनेंट m, क्योंकि हम इस वाले को जो ये ऊपर दिया हुआ है ऐसे लिख सकते हैं, 2 रेस टू द पावर m अपॉन 3 रेस टू द पावर m। ओके, और यहाँ पे दोनों तरफ बेस 2/3 है, तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, जो हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे बेस सेम है, तो m इक्वल हो जाएगा 5 के। ओके, तो एक स्पेशल केस देखते हैं -1 को लेकर। तो होता क्या है, जब भी -1 बेस में होता है और जो एक्सपोनेंट होता है वो एक इवन नंबर होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, वही पॉजिटिव 1। ओके, और जब -1 होता है और उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है वो एक ऑड नंबर हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा -1 होती है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है -1 है, -1 रेस टू द पावर 2। यहाँ पे क्या है? -1 है, और ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो एक इवन नंबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 1 1 माइनस माइनस प्लस। ओके, सेकंड वाले को हम इस तरीके लिख सकते हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, -1 1 1 1 माइनस माइनस प्लस इंटू, अब इन दोनों करते हैं, इसका और इसका 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव। ओके, अब इन दोनों केस में क्या था कि -1 के ऊपर जो एक्सपोनेंट था वो एक इवन नंबर था। अब यहीं पे हम देखते हैं ऐसा केस जिसमें एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर है, -1 रेस टू द पावर 3। तो इसको हम -1 इंटू -1 इंटू -1 लिख सकते हैं। हम इन दोनों मल्टीप्लाई करूँ,
वन वन जा वन, माइनस माइनस प्लस का इंटू -1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों, वन वन जा वन प्लस माइनस माइनस का, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे आई? नेगेटिव। सिमिलरली जब हम -1 रेज़ टू द पावर 5 का करेंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, वो भी नेगेटिव का। Multiplying -1 an even number of times gives +1, and multiplying -1 an odd number of times gives -1. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब कभी भी अगर हम देखते हैं, अगर इस तरीके से लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल नहीं होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि अक्सर क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है, इसको a इंटू बी जैसे दिया होता है, इस केस में हम क्या करते हैं, उसको a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इस तरीके से लिख देते हैं। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे इस इधर हो गया था वैसे ही इधर भी हो जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर, तो ये रॉन्ग है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल नहीं होता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ओके, ये सिमिलरली ये दूसरा वाला जो केस है, जो प्रोडक्ट रूल होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं m प्लस n, तो ये तो हमारा सही होता है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो a रेज़ टू द पावर m प्लस a रेज़ टू द पावर n, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ओके, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो इसे आप याद रखना। कई बार लोग इस टाइप की गलतियां कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो आपको अब क्लियर हुआ होगा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है। इनकी हेल्प से हम बहुत बड़े नंबर, जिनमें बहुत ज़्यादा डिजिट्स होते हैं, और बहुत ही छोटे नंबर्स को ऐसी इजी फॉर्म में चेंज करते हैं जिन्हें हम इजीली रीड कर पाएँ, राइट कर पाएँ, कंपेयर कर पाएँ और कैलकुलेट कर पाएँ। तो देखते हैं क्या लिखा है। Advantages of using exponential form. Okay, using exponents, large numbers become easy to read. Comparison becomes simple. Calculations become more convenient. Scientific data can be represented in a systematic way. अब इसे ऐसा समझिए, अब जैसे कि हमने कल जो पीछे लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 में सन का मास देखा था, वहाँ पे नियरली 31 के करीब डिजिट्स थे। अब हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की हेल्प से जब हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया था, तो हमने उसे इस तरीके से लिखा था 1.989 इंटू 10⁻30। अब आप इसे देख पा रहे होंगे, अब उस इतने बड़े नंबर को लिखने में
अगर आप उसको लिखते तो आपको प्रॉब्लम होती, लेकिन अब इसे आप इतनी छोटी सी फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। ओके, एंड सिमिलरली उसको पढ़ने में भी हमें प्रॉब्लम होती। अब हम इसको इजीली पढ़ सकते हैं 1.989 इंटू 10⁻30, यानी हमारी पढ़ने और लिखने की दोनों की प्रॉब्लम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की हेल्प से सॉल्व हो गई। अब यहीं पे आप, अगर मैं कहता कि जो सन का जो अप्रोक्सीमेट मास जो दिया हुआ है, उस जो 31 डिजिट वाला, उसको उसका स्क्वायर करो, उसको मल्टीप्लाई करो, तो आप वहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते। लेकिन यहीं पे अगर मैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद मैं अब आपसे कहूँ कि 1.989 इंटू 10⁻30 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो, इसी से इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि सन के मास का 1.989 इंटू 10⁻30। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1.989 इंटू 1.989 इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में, और जब बेस 10 और 10 दोनों तरफ सेम है तो ये 30 एंड 30 60 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, यानी कि इस हमारे लिए इस तरीके से कैलकुलेशन भी इजी हो गई, यानी कि रीड करना, राइट करना और कैलकुलेट करना इनकी हेल्प से इजी हो। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आपसे मिलेंगे बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस के नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।